हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और यहाँ पर मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं पीवाईक्यू सीरीज में डेली लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए। चाहे वो आप यूजीसी नेट दिसंबर या फिर जनवरी 2025 के लिए तैयारी में लगे हुए हैं या फिर आप टीआरई 4 के लिए लगे हुए हैं, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हिंदी साहित्य का पीवाईक्यू है जिसमें हम सभी विधाओं को देखते हैं, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो या अन्य विधाएं हो, या कहानी पात्र हो, उपन्यास के पात्र हो या फिर कोटेशन हो महत्वपूर्ण, तो सभी को साथ साथ देखते हैं। और व्याकरण के भी प्रश्न यहाँ पर सम्मिलित हैं इसमें, तो जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सभी को देख रहे हैं साथ में। और ये जो प्रश्न पत्र है सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको ज़रूर से देखें। आपके आगे आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जब आप एग्ज़ाम देंगे तब आपको पता चलेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें, लाइक भी करते जाएं साथ ही। चलिए तो सीधे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। और आज का पहला प्रश्न व्याकरण से संबंधित है। तो पूछा जा रहा है कि तालु, मूर्धा, वत्स तथा कंठ में से न वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो ये मूर्धा से होता है। और इस तरह के प्रश्न जो है बीपीएससी तैयारी में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इन प्रश्नों को। आगे देखते हैं, पंक्ति है कि आगम वे पुराने पंडित मान बहंती पक श्रीफल अली व जिम वाहिरित भ्रमयंती। काव्य पंक्तियां हैं, तो ये कन्हप्पा का है। तो कन्हप्पा जो है सिद्ध साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखना है कन्हप्पा को, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कवि रहे हैं। आगे है कि सूर समाना चंद में देहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पर बुला लेख। तो पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो ये कबीर हैं। और इस तरह के पंक्ति खूब पूछी जाते हैं चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। आगे प्रश्न है कि द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? तो ये माधवाचार्य है और टीआरई थर्ड में प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से। आगे है कि रोज दुल हकायक के रचयिता हैं, तो ये नूर मोहम्मद है। अनुराग बांसुरी जो है इनकी फेमस कृति है, ध्यान रखना है। आगे है कि ग्वाल कवि राम सहायदास, पद्माकर भट्ट तथा सम्मन में से प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है। तो वीर काव्य की जो रचना करने वाले हैं वो पद्माकर भट्ट हैं, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है पद्माकर जी। आगे है कि रसनिधि वृंद भूपति एवं बेनी प्रवीण में से सतसई की रचना किसने नहीं की है? तो ध्यान रखना है, नहीं जो करने वाले हैं वो बेनी प्रवीण जी हैं और रसनिधि वृंद और भूपति ने जो है सतसई की रचना की है। आगे है कि भ्रमर दूत के रचनाकार हैं, तो भ्रमर दूत जो है सत्यनारायण कविरत्न जी हैं। और भ्रमर गीत किसके हैं? सूरदास के हैं। तो ध्यान में रखना है, भ्रमर से संबंधित 2-3 ऐसे रचनाएं हैं जो कि आप कंफ्यूज होते हैं, तो इन सभी रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं कि काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो और सफल भवधाम। पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है? तो सबसे पहले ये कमायनी की पंक्ति है और ये श्रद्धा सर्ग से ली गई है, ध्यान रखना है। आगे है कि कलहन की राज तरंगनी पर आधारित जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो वो नाटक जो है ये विशाख है, 1921 की है। आगे है कि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा है, किसकी है? राजेंद्र यादव की, और इसकी विधा को भी आपको ध्यान में रखना है। मणिकर्णिका के लेखक हैं, तो ये तुलसीराम जी हैं। आगे देखते हैं कि महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये अमृतलाल लागर है। कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? तो ये सृंजय हैं और ये 1991 की कहानी है, साथ में आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूपकों में से भान कौन सा है? तो विशेष विषमोषधम ये भान है, ध्यान रखना है। आगे है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ता
दौरा करता है, उपमाओं की बाढ़ सी आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। तो देख सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है और सूरदास के विषय में है, ध्यान रखना है। आगे है कि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो ये भुक्तिवाद है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से टीआरई में प्रश्न पूछे गए हैं और बाकी टीजीटी पीजीटी यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इस तरह के प्रश्न 100% पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को आपको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान रखना है। आगे है कि वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो ये कुंतक जी हैं। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो ये क्रोचे हैं। प्रेमचंद्र और उनका युग 1952 यानी 1952, तो ये रामविलास शर्मा जी का रचनात्मक ग्रंथ है। रचना काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम पूछा गया है, तो स्वयंभू जो हैं 8वीं शती के हैं, पुष्पदंत जो हैं 10वीं शती के हैं, अदहमान यानी कि अब्दुल रहमान 12वीं शती के हैं और हेमचंद्र जो हैं ये 12वीं शती के हैं। तो ध्यान रखना है, कहीं कहीं 13वीं भी दिया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही कर्म बताना है, तो बिहारी 1595 होंगे, यहाँ पर 1603 दिया गया है, तो ये गलत है, 1595 है बिहारी, ठीक है। देव 1673, भिखारी दास 1721 और पद्माकर जो है 1753 ईस्वी है, तो ध्यान रखना है सभी को। आगे चलिए आगे देखते हैं कि जन्मकाल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम बताना है, तो हरिवंशराय बच्चन 1907 से 2003 तक, गोपाल सिंह नेपाली 1911 से 1963 ईस्वी, नरेंद्र शर्मा 13 से 1989 और रामेश्वर शुक्लांचल जो है 1915 से 1995 और इसी साल जो है भीष्म शाहनी का भी जन्म हुआ है 1915 में। तो साथ साथ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ देखिए कि सीबीएसई द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं था, तो यहाँ पर आपको सिर्फ कर्म देखना है क्योंकि यहाँ पर सही नहीं है इस दृष्टि से, क्योंकि देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर तो सही लगाया गया है लेकिन जो पूछा गया था वो सही नहीं था, तो आपको सही ध्यान रखना है। आगे है कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है, तो पंचवटी 1925 है, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936 और ये सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं। और इस बार ही टीआरई थर्ड में जो प्रश्न पूछे गए हैं यशोधरा और यशोधरा पूछा गया है, ठीक है। वैसे तो मैं वो भी प्रश्न कराने ही वाली हूँ, सभी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2024 में, तो सभी को मैं साथ में ही कराऊंगी, तो इसको पहले ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है, तो अभी 1960 ईस्वी है, जमीन पक रही है 1980 है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 और बाग 1996 का है, तो ये सभी को ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम बताना है, नारद का वीणा 1946 है, कोणार्क 1951 है, अंधा कुआं 1955 और बकरी 1974 ईस्वी का है। आगे बढ़िए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है, तो प्रति परिकथा इनका उपन्यास 1957, दीर्घ तपा 1964, जुलूस 1965 और पलटू बाबू रोड 1979। तो इससे पहले भी है जो कि मैला आंचल है 1954 का, तो उसे भी ध्यान में रखना है, वो पहला उपन्यास है इनका। आगे देखते हैं कि रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है, तो गोबर गणेश 1978 ईस्वी, किस्सा गुलाम 1986 ईस्वी, पूर्वा पर 1990 और विनायक 2011 की उपन्यास है। आगे है प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा
उषा प्रेमवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो 55 खंबे लाल दीवारें 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1966, शेष यात्रा 1984 ईस्वी और अंतर्वर्षी 2000 ईस्वी का है। तो सभी को ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण इनके उपन्यास हैं और यहाँ पर तो साथ साथ पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ से यही पूछ लिया जाए कि रुकोगी नहीं राधिका किसके उपन्यास है या फिर कर्म वाइज किसी अन्य उपन्यासकार के उपन्यासों के साथ शामिल करके पूछा जाए तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ज़रूर से इसे ध्यान में रखिएगा, आपको वहाँ पर सफलता करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए आगे है कि लेखन काल के अनुसार पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम बताना है। तो ये 1770 ईस्वी, क्रोचे 1866, टी.एस. इलियट 1888 और आई.ए. रिचर्ड जो कि 1893 ईस्वी में ये विद्यमान थे। चलिए पात्र हैं और ग्रंथ हैं। तो चंदा जो है चंदायन के पात्र है, नागमती ये पद्मावत की पात्र है, नागमती वियोगखंड में आप लोगों ने पढ़ा है जो कि यूजीसी की नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। और राजमती जो है विशल देव रासो से संबंधित है और मालवनी जो है ढोला मारूरा दूल्हा से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। रचनाकार और आश्रयदाता राजा है चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के आश्रयदाता में रहे हैं। बिहारी जयसिंह के राज दरबारी थे। जगनिक जो है परमाल के आश्रयदाता, जो परमाल थे ये आश्रयदाता थे जगनिक के, और भूषण के आश्रयदाता जो थे ये छत्रसाल थे। तो ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी। सॉरी दोस्तों। तो आगे काव्य कीर्ति है और कवि है मुक्ति प्रसंग जो कि राजकमल चौधरी का है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र का है। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जोगरी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और रेणुका जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का है। आगे है काव्य कीर्ति है और कवि है आत्मजयी कुंवर नारायण, खूटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मगध श्रीकांत वर्मा, पहाड़ पर लालटेन जो कि मंगलेश डबराल का है। आगे देख लेते हैं पंक्ति और रचनाकार हैं। पराधीन रहकर अपना सुख शौक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो ये यहाँ से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है यहाँ से। ठीक है, तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी का है और मैथिली शरण गुप्त का है। धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे, देव और कुछ आग लगा दे। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। और अयोध्या सिंहोपत्या हरियुद्ध का ये पंक्ति है और ये पंक्ति जो है प्रिय प्रवास से है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो ये था हरियोध जी का प्रिय प्रवास जो कि 1914 की प्रथम खरी बोली की रचना है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधे वज्र गावनी में पावन जबे लगी। तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति है। और अगर आप उद्धव की यहाँ पर बात लें तो सूरदास अगर होंगे तो आप जरूर से कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान में रखना इन पंक्तियों को। आगे है नाट्य गीत और नाटक से संबंधित है। तो आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधु करियों की भीख लुटाई स्कंदगुप्त के द्वारा कही गई है। आगे है कि यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूट भर पी लूं, जो रस तू है लाया ध्रुव स्वामिनी कहती हैं। कैसी करी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा, इसमें मन होकर मतवाला। ये चंद्रगुप्त द्वारा है। ठीक है, सॉरी चंद्रगुप्त नाटक से है और ये ध्रुव स्वामिनी से है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम करुणामय, यही कर एक है ठोर। तो ये अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु से है। चलिए आगे देख लेते हैं। निबंध संग्रह और लेखक है आस्था और सौंदर्य जो है रामविलास शर्मा जी का है और ये 1961 का है। ठीक है, 1961 की रचना है। अपनी अपनी बीमारी हरशंकर परसाई जी का है। कला का जोखिम निर्मल वर्मा का है। तमाल के झरोके 1981 जो कि विद्यानिवास मिश्र जी का है। आगे देख लेते हैं उपन्यास है चित्रित गांव है उनसे संबंधित
राग दरबारी में शिवपालगंज का जिक्र हुआ है। आधा गांव में गंगोली गांव का जिक्र हुआ है। मैला अंचल में मैरीगंज जो कि पूर्णिया जिले में स्थित है, ऐसा वहाँ पे वर्णित है। और गोदान में बेलारी और शेमरी गांव का उल्लेख हुआ है। तो साथ में इन चित्रित गांवों को ध्यान में रखना पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं, संप्रदाय है और आचार्य हैं। तो औचित्य जो कि क्षेमेंद्र द्वारा है, वक्रोक्ति कुंतक ने दिया है, ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन और रस सिद्धांत जो कि भरत मुनि के द्वारा दी गई है, ध्यान में रखना है। आगे है रचना है और रचनाकार, और ये सभी पश्चात समीक्षक हैं, जिस तरह इनके नाम से आपको दिख रहा होगा। तो चर्च एंड स्टेट कॉलेज का है। लिटरेचर एंड ड्रामा, यहाँ पर ड्रामा होगा, ठीक है। तो मैथ्यू आर्नल्ड का है। द फाउंडेशन ऑफ एथिक्स तो आई रिचर्ड्स का है। और आर्ट्स पोएटिका जो कि होरिस का है, तो ध्यान रखना है। और मैथ्यू आर्नल्ड का, जबकि वास्तव में यह लिटरेचर एंड ड्रामा डोगमा जो है जिसके लेखक मैथ्यू आर्नल्ड है, ठीक है। और लिटरेचर एंड ड्रामा जो कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है मैथ्यू आर्नल्ड का है, लिटरेचर एंड ड्रामा होगा, लेकिन डोगमा यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो है ये किसके है, ये मैथ्यू आर्नल्ड के। तो इसको यहाँ पर गलत किया गया था, ठीक है। तो जो सही है वो दे दिया गया है। चलिए, अभिकथन है और कारण है। तो परंपरा आधुनिकता की विरोधी है। कैसे विरोधी है? क्योंकि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है, बिल्कुल नहीं करती है। तो दोनों गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अभिकथन है ए, धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है, बिल्कुल होता है प्रतीक। इसीलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। तो दोनों ही बात आपस से जुड़ी हुई है। तो बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं। तो आज फिर हम लोगों ने 50 से ज़्यादा प्रश्न देखा और सभी टॉपिक से यहाँ पर मैंने प्रश्न यहाँ पर करा रहा है। तो ये सभी टॉपिक से आपके प्रश्न यहाँ पर आए हैं, चाहे वो व्याकरण से संबंधित हो, भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, कहानी, नाटक, उपन्यास, पात्र, कोटेशन, जितने भी हैं सभी यहाँ पर साथ साथ देख रहे हैं। तो इससे जो है बेस्ट रिवीजन आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल से इस चैनल के साथ जुड़ें और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें इसे और लाभ उठाएं, क्योंकि आपका जो TRE4 का नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आउट होने वाला है। तो अभी से बिल्कुल गंभीरतापूर्वक रखें और मैं एक जल्द वीडियो आप लोगों के पास लाने वाली हूँ, किस तरह आप TRE4 के लिए प्रिपरेशन करें, किन टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है। तो सभी को ध्यान में रखते हुए एक मैं वीडियो जल्द ही आप लोगों के समक्ष लाऊंगी और उस पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिएगा और फिर आप तैयारी में अच्छे से गंभीरतापूर्वक जुड़िए, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच।